Hello everyone, welcome back to our channel. So this is another video of my channel. इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 अपने कंपनी लॉ का, विच इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. For those who do not understand Hindi, I have already uploaded this session in English language in this channel. So start करते हैं चैप्टर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ये मेरा चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कवर्ड है, जिसमें मेरे को सेक्शंस जो पढ़ने हैं वो मुझे पढ़ने हैं सेक्शन 2 क्लॉज 42 एंड अलॉन्ग विद दिस सेक्शन 379 से लेके 393. 2 क्लॉज 42 जो है वो मेरा डेफिनेशन सेक्शन है, जिसमें मेरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी गिवन है, और 379 टू 393 मेरे प्रोविजंस हैं जो कि मेरी फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल हैं. अपने फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 42 विच इज अ डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी. ये सेक्शन हमें बताता है कि फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है. तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए और बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में होनी चाहिए. ये जो कंडीशन है ये तीनों कॉम्बिनेशन कंडीशन है. मतलब अगर एक भी कंडीशन मेरी फेल होती है तो वो कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं होगी. नाउ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में अपना शेयर ट्रांसफर ऑफिस या फिर शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंक्लूड होता है. प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में आपका एजेंट के थ्रू हो सकता है, कंपनी के थ्रू हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतलब जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं वो हो सकता है. रादर मेरा जो सर्वर है वो इंस्टॉल्ड इंडिया में हो या ना हो उससे कोई फर्क मेरे डेफिनेशन पे नहीं पड़ेगा. देन फॉरेन कंपनी का जो आरओसी का रजिस्ट्रेशन का जुरिस्डिक्शन होगा, आरओसी जुरिस्डिक्शन, वो होगा न्यू दिल्ली का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पस. देन ये कुछ क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम में ICAI ने पूछ रखे थे, तो मैंने उनको यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि अगर इंडियन सिटीजन्स कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं बाहर आउटसाइड इंडिया, तो जस्ट बिकॉज उन्होंने बाहर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी वो फॉरेन कंपनी नहीं होगी. देन कंपनी अगर कोई रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनी, अगर वो कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट करती है अगेन वो फॉरेन कंपनी नहीं होगी. कोई भी कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में लेकिन सारे के सारे शेयर्स अगर उसके फॉरेनर्स के पास है तो अगेन वो फॉरेन कंपनी नहीं होगी, बिकॉज ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 379. यहाँ से मेरा पर्टिकुलरली प्रोविजन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. सेक्शन 379 है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी. ये बेसिकली सेक्शन हमें बताता है अबाउट डीम्ड इंडियन कंपनी. अच्छा, हमें क्यों बाइफिकेट करना है बिटवीन अ फॉरेन कंपनी एंड डीम्ड इंडियन कंपनी? बिकॉज फॉरेन कंपनी पे मेरे लिमिटेड सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, ये सिर्फ चैप्टर 22 के सेक्शंस. लेकिन जो इंडियन कंपनी डीम्ड इंडियन कंपनी है उस पर वो सारे सेक्शंस मेरे एप्लीकेबल होंगे जो मेरे जनरली एक इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं. दैट इज वो पूरे के पूरे कंपनी लॉ के थ्रू गवर्नड होगी. तो कब एक फॉरेन कंपनी को डीम्ड इंडियन कंपनी हम मानेंगे? जब मोर देन और इक्वल टू 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स, इंडियन कंपनी, या फिर पार्टली बाय बोथ. ठीक है, अब यहाँ जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएंगे, और ये जो होल्डिंग है वो इंडिविजुअली और एग्रीगेट दोनों हो सकती है. जो डीम्ड इंडियन कंपनी होगी उस पे कंपनी ये चैप्टर 22 फॉरेन कंपनी भी एप्लीकेबल होगा, और उस कंपनी का जो इंडियन बिजनेस है उसको ऐसे मानेंगे जैसे कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है. मतलब कि सारे के सारे प्रोविजंस इस पे कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट मेरा सेक्शन है सेक्शन 380. इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा, आई वुड से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ ICAI, एंड सेकेंडली इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड बहुत टाइम से. तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक फॉरेन कंपनी को ROC को डिलीवर करने होते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन? ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको याद करना पड़ेगा, कोई अदर वे है ही नहीं. सबसे फर्स्ट है मेरा सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ MOA एंड AOA इन इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ ये पॉइंट क्यों हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर MOA और AOA मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते तो उनको हमें ट्रांसलेट कराना पड़ता है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में,
और एक जो एडवोकेट है वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, अटेस्टेशन होगा उसका, पावर ऑफ अटॉर्नी उसमें हमारी अटैच की जाएगी। एंड फर्दर एक कॉम्पिटेंट पर्सन से अपने को एफिडेविट लेना पड़ेगा जिसको दोनों लैंग्वेजेस की नॉलेज होगी, और वो भी आरओसी को अलॉन्ग विद दिस मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड प्लेस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ फॉरेन कंपनी, जो कि मेरा फॉरेन में होगा। फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बिकॉज यहाँ हमने देखा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हमारा होना चाहिए, तो उसका एड्रेस भी हमारा आरओसी को जाएगा। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर हमने कभी भी पहले ये बिजनेस को बंद किया था या क्लोजिंग या ओपनिंग हुआ है इसका पहले भी, तो उसकी डिटेल्स जाएंगी। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड देयर पर्टिकुलर्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स कौन है, सेक्रेटरी कौन है और उनके पर्टिकुलर्स जाएंगे। जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, हु इज ऑथराइज्ड टू रिसीव ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन कंपनी, उसका नाम और एड्रेस जाएगा। एक डिक्लेरेशन जाएगा कि कोई भी डायरेक्टर कभी भी कन्विक्टेड नहीं हुआ है। फिर एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल फॉर्म जाएगा फ्रॉम आरबीआई अंडर फेमा एक्ट। अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी इफ एनी, अगर आपकी फॉरेन कंपनी किसी भी अदर रेगुलेटरी बॉडी से गवर्नड है तो वो जाएगा, और अगर गवर्न नहीं है तो एक डिक्लेरेशन जाएगा कि मेरी फॉरेन कंपनी या ये फॉरेन कंपनी किसी भी अदर रेगुलेटेड बॉडी से गवर्नड नहीं है। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डिलीवर होंगे आरओसी दिल्ली को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे जाएंगे फॉर्म FC1 में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर ही बहुत छोटा सा है ना, कवरेज बहुत छोटी सी है। दिस कुड बी एन MCQ क्वेश्चन। देन ऑल्ट्रेशंस, अगर इन सारे इन्फॉर्मेशन में कोई भी होती है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्ट्रेशन हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है इन फॉर्म FC2। Then we have our next section, section 381, जो हमारा अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी पे बात करता है। हमारी हर एक फॉरेन कंपनी को अकाउंट्स, जैसे नॉर्मली एक इंडियन कंपनी अकाउंट्स देती है अपना आरओसी को, फॉरेन कंपनी को भी आरओसी फाइलिंग करनी पड़ेगी। किन किन क्या क्या अकाउंट्स फाइल होंगे, तो ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। अगेन इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट येस इम्पॉर्टेंट, कुड बी आस्क्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे विच इंक्लूड्स बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, और ये सारे के सारे शेड्यूल 3 में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें जाएंगे। लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जाएगा फॉर्म FC3 में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे फॉरेन कंपनी और इंडियन बिजनेस के। कंसोलिडेटेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जितना फॉरेन कंपनी ने रिपैट्रिएट कर लिया अपना, मतलब जितना बाहर भेज दिया इंडिया से, वो जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जितना भी उसने अदर फंड्स ट्रांसफर किए हैं बाहर वो जाएंगे। ये सारे के सारे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में जाएंगे, और कब जाएंगे, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और इसमें 3 मंथ्स का मतलब आपको एडिशनल अलाउड है, अगर मतलब जस्टिफिकेशन जो भी है वो आरओसी को जस्टिफाइड लगता है आपका रीजन फॉर डीले। ठीक है, अब अकाउंट जो इंडियन बिजनेस के हैं, इंडियन ऑपरेशंस के हैं, वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया विच इंक्लूड्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एंड LLP। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। बहुत सिंपल है, कोई भी फॉरेन कंपनी होगी उसको अपने हर एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के, हर एक ऑफिस के और हर एक डॉक्यूमेंट पे ये 3 चीजें मतलब शो करनी है। नेम ऑफ कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फैक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉरेन कंपनी जस्ट बिकॉज वो किसी एक कंपनी की सब्सिडरी है, होल्डिंग है, बाय दिस फैक्ट वो फॉरेन कंपनी नहीं होगी। ओके, सेक्शन 383 सर्विस और डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। ये सेक्शन हमें बोलता है कि जो भी आपके फॉरेन कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी सर्व करने होंगे किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को या किसी को भी, वो किसको दिए जाएंगे, ऑथराइज्ड पर्सन हु शैल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। ये कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। सेक्शन 384 बहुत ही बेकार सा सेक्शन है, बहुत जनरल। ये हमारा कहता है कि जो डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, ये सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो जैसे इंडियन कंपनी को लगते हैं वैसे ही फॉरेन कंपनी को लगते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, CSR, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे प्रोविजंस जैसे इंडियन कंपनी को लगते हैं वैसे ही फॉरेन कंपनी को लगेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एनुअल रिटर्न है फॉरेन कंपनी की, विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जाएगी फॉर्म FC4 में। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन
सेक्शन 385 मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, रीजन बीइंग उसमें बस इतना लिखा हुआ है कि जो भी आरओसी फीस होगी वो आरओसी दिल्ली को फॉरेन कंपनी पे करेगी, वो हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, आरओसी न्यू दिल्ली। ठीक है। सेक्शन 386 में कुछ डेफिनेशंस गिवन हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में इंक्लूड होता है शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यही बात लिखी हुई है सेक्शन 386 में। तो जब भी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं, वहां पे आपको सेक्शन 2 क्लॉज 42 के साथ साथ सेक्शन 386 का रेफरेंस भी देना है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 387, 388, 389। अब इन तीनों सेक्शन, एक तो ये तीनों सेक्शन कम्स टुगेदर हमेशा साथ में आते हैं, और इन तीनों सेक्शंस को पढ़ने के पहले हमें जनरल एक डिस्कशन पता होना चाहिए। जैसे एक इंडियन कंपनी को फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करने के पहले उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। सिमिलरली एक फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया से फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, वो आईडीआर्स इशू करती है। आईडीआर्स मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के लिए भी सिमिलरली हमें एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अब जो प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड गाइडलाइंस है वो इन 3 सेक्शंस में गिवन है मेरी, 387, 388, 389। लेट्स सी क्या लिखा है। डेटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयरिन। जो प्रॉस्पेक्टस है वो मेरा साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, और उसमें प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या जाएगा। दिस कुड बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस कुड बी आस्क्ड। क्या क्या मेरा जाएगा। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा एमओए चार्टर डॉक्यूमेंट मेरा जाएगा। इनैक्टमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, किस एक्ट के अंडर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में है, बैंकिंग एक्ट में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है, या फिर जिस भी एक्ट के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो जाएगा। एड्रेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इनैक्टमेंट, हमारा जो भी इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे जाएंगे वो जाएगा। डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 26। ये 26 हमने आईपीसीसी में पढ़ा था। इसमें क्या है, नॉर्मल प्रोविजंस जो आपके नॉर्मली एक इंडियन कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में जाते हैं, यहाँ पे भी वो सारे प्रोविजंस लगेंगे। सेक्शन 388 बहुत जनरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे भी 387 का रेफरेंस आएगा आपको ये सेक्शन यहाँ पे कोट करके आना है। जब भी एक प्रॉस्पेक्टस अपने इशू करते हैं तो उसमें अपना एक्सपर्ट का कंसेंट हमेशा देना पड़ता है। इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। लेकिन एक्सपर्ट का कंसेंट हम कब नहीं देंगे, तो 2 कंडीशंस है जब नहीं देंगे, या तो एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया ही नहीं होगा, या तो फिर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट तो दिया लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो हम उस केस में प्रॉस्पेक्टस में एक्सपर्ट का कंसेंट नहीं डालेंगे। देन सेक्शन 389 क्या है मेरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन के लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस डिलीवर्ड टू आरओसी। जो कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस है उसको सर्टिफाई करवा के उसको आरओसी को देना है। सर्टिफाई करेगा कौन, सर्टिफाई करेगा चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है। एक्सपर्ट की कंसेंट जाएगी, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटिंग एमडी एंड मैनेजर, देन कॉपी ऑफ अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट विद देन प्रोसीडिंग टू फाइनेंशियल, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कि नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होंगे। कॉपी ऑफ अंडरराइटर अग्रीमेंट जाएगा, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी जाएगा। सेक्शन 390 बहुत ही जनरल सेक्शन है। ये कहता है कि आईडीआर से रिलेटेड अपने जो भी जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एनीथिंग रिलेटेड टू आईडीआर विल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 391 अगेन इट इज इम्पोर्टेंट बट पीपल डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन एक्चुअली कह के आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 to 36 एंड चैप्टर 22 फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को ये दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। अब ये दोनों सेक्शंस है क्या, 34 to 36 हमने आईपीसीसी में पढ़ा था, जो कि हमें क्या बताता है, मिस स्टेटमेंट अगर हमने प्रॉस्पेक्टस में कोई करी है तो उसके लिए लाइबिलिटी, 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है, एक सिविल लाइबिलिटी, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो वो लाइबिलिटी फॉरेन कंपनी को भी इक्वली एप्लीकेबल है जैसे कि वो इंडियन कंपनी को होती है। एंड चैप्टर 20 क्या है, वाइंडिंग अप। फॉरेन कंपनी का पे वाइंडिंग अप के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हैं। ये सेक्शन हमें ये बताता है। तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो यहाँ पे लगेगी फॉरेन कंपनी को 34 से लेकर 36 में, जो भी मेरी क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी गिवन है। और नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 392, जो मेरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पेनल्टी आया हुआ है एग्जाम में, आने के चांसेस हैं, याद करना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन मेरा क्या है, कंपनी की जो पेनल्टी लगेगी वो मेरी मिनिमम 1 लाख है, विच में एक्सटेंड टू 3 लाख। एडिशनली मेरी 500 पर डे रुपीज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस पे। ऑफिसर जो है उसको इम्प्रिजनमेंट है अप टू 6 मंथ्स का, फाइन 25,000 to 5 लाख और बोथ।
ये जो है ये 6 months ये ICAI ने अभी रिमूव नहीं किया है, हाउएवर दिस हैज ऑलरेडी बीन रिमूव, बट बिकॉज ICAI ने रिमूव नहीं किया है आपको एग्जाम में इसको कोट करके आना पड़ेगा। इफ यू आर अपियरिंग फॉर May 21, November 21 के लिए शायद ये हट जाएगा, ठीक है। देन लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर सेक्शन 393 ये क्या कहता है, अगर कंपनी फेल हो जाती है कंप्लाई करने में कोई भी प्रोविजन, इस चैप्टर का कोई भी ऐसा प्रोविजन जो अगर कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया है तो कोई भी प्रायर एक्ट मेरा इफेक्ट नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। कंपनी कैन बी स्यूड, मतलब कंपनी पे कोई भी बंदा लिटिगेशन कर सकता है, लेकिन कंपनी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग सूट। कंपनी सेकेंड पर्सन पे लिटिगेशन नहीं कर सकती, सेट ऑफ नहीं कर सकती। सेट ऑफ मतलब क्या? सेट ऑफ का मतलब है कि अगर कंपनी से किसी को लेने हैं 2 लाख रुपए, देने हैं 5 लाख रुपए, तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें 3 लाख दे देती हूँ बिकॉज 2 लाख तो लेने थे। नो, कंपनी हैज टू पे 5 लाख फर्स्ट एंड देन इट विल रिसीव 2 लाख रुपीज, ठीक है। काउंटर क्लेम मतलब क्या? काउंटर क्लेम मतलब अगर किसी पर्सन ने कंपनी पे 2 लाख रुपीज का फॉर सपोज क्लेम डाला है और वो कंपनी 50,000 का क्लेम डाल के रेस्ट 1,50,000 पे नहीं कर सकती, इट हैज टू फर्स्ट पे द क्लेम जो सेकंड पर्सन ने कंपनी पे डाला है, ठीक है। और लीगल प्रोसीडिंग इज अगेन लिटिगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मेरे 4 फॉर्म्स आए हैं, FC1, FC2, FC3, FC4। FC1 जो था वो मेरा फॉरेन कंपनी का जो इनिशियली अपने चार्टर डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालते हैं वो मेरा FC1 में था, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन मेरी FC2 में थी। देन लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मेरा FC3 में था और FC4 में मेरी एनुअल रिटर्न कंपनी की जाती है। इसके अलावा जो ये जो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये पनिशमेंट मेरी इन एडिशन टू सेक्शन जो मेरी 391 की पनिशमेंट है, मिस स्टेटमेंट फॉर प्रॉस्पेक्टस, इसके एडिशन में ये वाली मेरी जाएगी। So this is all about this chapter. Thank you so much for watching. If you like this video, do hit a like button. It will boost the morale, and do subscribe to my channel for further videos. Thank you.